डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 64। शाम का समय। जैसे ही बच्चों की छुट्टी होती है ठीक वैसे ही एक मेयरबेक कार प्ले स्कूल के बाहर आकर रुकती है और उस कार से एल्विस बाहर निकलता है और वो बाहर निकलकर सीधे स्कूल के अंदर जाता है। उसे दूर से ही भव्य और आंसू दोनों ही भाई बहन एक साथ एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए खड़े दिख जाते हैं, जिन्हें देखकर एल्विस के होठों पर प्यारी सी बड़ी मुस्कान आ जाती है और वो भव्य की तरफ बढ़ने लगता है। जब भव्य की नज़र अपने पिता पर पड़ती है तो वो आंसू का हाथ छोड़ देता है और भागकर अपने पिता की तरफ बढ़ने लगता है। एल्विस भव्य को ऐसे भागते हुए देखकर थोड़ा सा डर जाता है और उसे डर लगने लगता है कहीं भव्य गिर ना जाए, इसलिए वो भी जल्दी से भव्य की तरफ जाता है और जल्दी से उसे अपनी गोद में उठाकर अपने सीने से लगा लेता है। डैडी, आप आ गए, भव्य बड़े ही प्यार से बोला। हाँ, डैडी आ गए, इतना बोलकर एल्विस अपने बेटे के माथे को चूम लेता है और उसे अपने गले से ही लगाए हुए आगे बढ़ने लगता है, पर 4 कदम चलने के बाद ही एल्विस के कदम चलते हुए ही रुक जाते हैं और उसे कुछ होश आता है और वो पीछे पलट कर देखता है जहां पर आंसू खड़ी उन दोनों को ही जाते हुए देख रही थी। उसका चेहरा थोड़ा मायूस सा हो गया था मगर फिर भी वो शांत सी खड़ी थी। आंसू को देखकर एल्विस धीरे से उसके पास आता है और उसकी तरफ अपना एक हाथ बढ़ाकर बोला, तुम भी चलो हमारे साथ। कोई बात नहीं अंकल, आप भव्य को ले जा सकते हो, मैं मम्मा के साथ घर चली जाऊंगी। वैसे भी मम्मा ने कही थी वो मुझे लेने आ जाएगी, तो अब आप भव्य के साथ चले जाइए, मैं अपनी मम्मा के साथ चली जाऊंगी। आंसू चेहरे पर फीकी सी मुस्कान लाते हुए बोली, कोई बात नहीं, फिर हम बाहर आपकी मम्मा का इंतजार करते हैं। ये कैसा रहेगा? एल्विस खुद ही सिया का हाथ थाम कर बोला। ठीक है अंकल, आंसू कुछ देर सोचकर बोली और वो तीनों गेट से बाहर निकलकर एल्विस की कार के पास पहुंच जाते हैं। अच्छा ये बताओ, तुम दोनों को भूख लगी है क्या? तुम दोनों कुछ खाना चाहते हो? एल्विस उन दोनों को कार के ऊपर बिठाते हुए बोला। नहीं, मुझे भूख नहीं है, आंसू मना करते हुए बोली। मुझे पिज्जा मिल सकता है? भव्य अपनी आंखों को बड़ा बड़ा कर बोला। मिल तो जाएगा, पर उसके लिए आपको डैडी को किस करना होगा। अगर तुम किस करोगे तो पिज्जा के साथ डैडी तुम्हें शॉपिंग कराने भी ले जाएंगे। वाह शॉपिंग, भव्य खुश होकर बोला और अगले होकर एल्विस के गालों में ढेर सारी किस कर देता है, जिसे पाकर एल्विस काफी ज्यादा खुश हो जाता है और खुद भी अपने बेटे को ढेर सारी किस करने के बाद अपने सीने से लगा लेता है। एल्विस को काफी ज्यादा खुशी हो रही थी इस तरह से अपने बेटे को सालों बाद अपने सीने से लगाने पर, और उसे इस तरह प्यार करने पर एल्विस की आंखें हल्की सी नम हो जाती हैं, मगर वो नमी बाहर नहीं आने देता है। आंसू बस बैठी उन दोनों को देख रही थी। उसे खुशी थी कि उसके भाई को उसके डैडी मिल गए थे, मगर उसे अपने ही भाई से थोड़ी जलन भी हो रही थी। कुछ ही देर में सिया भी आ जाती है। अपनी मम्मा को देखकर आंसू जल्दी से कार से उतरने को होती है और इसी चक्कर में वो जैसे ही गिरने को होती है, ठीक वैसे ही एल्विस जल्दी से उसे संभाल लेता है। संभल कर बेटा, अभी आप गिर जाती तो चोट लग जाती ना, एल्विस थोड़ा सा घबराते हुए बोला। मगर आंसू उसकी बात इग्नोर कर सिया के पास चली जाती हैं, तो सिया भी उसे अपने सीने से लगाकर मुस्कुराते हुए एल्विस की तरफ देखने लगती है। मैं अपने बेटे को ले जाना चाहता हूँ, तो क्या मैं कुछ घंटों के लिए अपने बेटे को अपने साथ ले जाऊँ? एल्विस सिया को देखकर बोला। उसकी बात सुनकर सिया कुछ भी नहीं बोलती है और कुछ सोचने लगती है। भव्य मेरा भी बेटा है और मुझे अपने बेटे से प्यार है, मैं उसे कोई चोट या दर्द नहीं दूंगा, एल्विस सिया की तरफ देखते हुए बोला। भव्य क्या तुम अपने डैडी के साथ जाना चाहते हो? सिया एल्विस की जगह भव्य पूछती है। हाँ मासी, मैं डैडी के साथ जाना चाहता हूँ, तो क्या मैं उनके साथ जा सकता हूँ? भव्य काफी मासूम सा फेस बनाकर बोला। ठीक है, पर जल्दी ही घर आ जाना, नहीं तो मम्मा परेशान हो जाएगी। ठीक है मासी, इतना बोलकर भव्य खुश हो जाता है, जिसके बाद एल्विस भव्य को अपने साथ लेकर चला जाता है और सिया आंसू के साथ घर के लिए निकल जाती है। कुछ समय बाद जब रिया घर लौट कर आती है तो वो काफी ज्यादा परेशान सी लड़की है, क्योंकि सिया ने उसे बता दी थी एल्विस भव्य को साथ लेकर गया है, जिसे सुनकर रिया डर गई थी। वो घर आते ही सिया से नाराज होते हुए बोली, तूने उसे क्यों ले जाने दी? अगर वो भाग गया मेरे बेटे को लेकर तो मैं क्या करूँगी? रिया रोनी सी शक्ल बनाकर बोली।
शांत हो जा और ऐसे घबरा नहीं, वो कुछ नहीं करेगा, ना ही वो भव्य को लेकर भागेगा, तो तू ज्यादा सोचना बंद कर। वैसे भी भव्य तेरा अकेले का बेटा नहीं है, वो उसका भी बेटा है और उसने कहा है वो भव्य को लाकर छोड़ देगा, तो वो छोड़ देगा, तू इतना क्यों डर रही है? सिया उसे समझाते हुए बोली। सिया की बात सुनकर रिया थोड़ी सी शांत तो हो जाती है, मगर उसे अभी भी डर था कहीं एल्विस उसके बेटे को उससे छीन ना ले। इसी चक्कर में वो बेचैन सी बस सोफे पर बैठ जाती है और एल्विस के आने का इंतजार करती है। उसका मन करता है वो उसे कॉल कर ले और पूछे उसने उसके बेटे को कहाँ पर लेकर गया है, मगर वो पूछ नहीं पाती है। सिया अपनी बहन की परेशानी और दर्द दोनों को समझ रही थी, इसलिए वो रिया के पास ही बैठकर उसके एक हाथ को अपने हाथ में पकड़कर बैठ जाती है। जिसे ऐसा करते देखकर रिया अपना सर सिया के कंधे पर रख लेती है और परेशान सी बोली, वो भागेगा तो नहीं ना? नहीं भागेगा, तू इतनी फिक्र मत कर, वो भव्य को ले आएगा। क्या तुझे उस पर भरोसा नहीं है? सिया रिया को देखकर बोली। पता नहीं, रिया आंखें बंद करते हुए बोली और वो आगे कुछ न बोलकर शांत हो जाती है। तो सिया घड़ी में समय देखते हुए बोली, अभी तक ये इंसान आया क्यों नहीं? क्या वो कोई गेम खेल रहा है हमारे साथ? उसने इतना सोची ही थी, उतने में ही डोर बेल बजती है, जिसकी आवाज़ सुनकर रिया भागते हुए डोर के पास जाती है और जैसे ही डोर खोलती है उसकी आंखें हैरान होकर फेल सी जाती हैं। सीसी शाम का समय, जैसे ही बच्चों की छुट्टी होती है ठीक वैसे ही एक मेयरबेक कार प्ले स्कूल के बाहर आकर रुकती है और उस कार से एल्विस बाहर निकलता है और वो बाहर निकलकर सीधे स्कूल के अंदर जाता है। उसे दूर से ही भव्य और आंसू दोनों ही भाई बहन एक साथ एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए खड़े दिख जाते हैं, जिन्हें देखकर एल्विस के होठों पर प्यारी सी बड़ी मुस्कान आ जाती है और वो भव्य की तरफ बढ़ने लगता है। जब भव्य की नज़र अपने पिता पर पड़ती है तो वो आंसू का हाथ छोड़ देता है और भागकर अपने पिता की तरफ बढ़ने लगता है। एल्विस भव्य को ऐसे भागते हुए देखकर थोड़ा सा डर जाता है और उसे डर लगने लगता है कहीं भव्य गिर ना जाए, इसलिए वो भी जल्दी से भव्य की तरफ जाता है और जल्दी से उसे अपनी गोद में उठाकर अपने सीने से लगा लेता है। डैडी आप आ गए, भव्य बड़े ही प्यार से बोला। हाँ डैडी आ गए, इतना बोलकर एल्विस अपने बेटे के माथे को चूम लेता है और उसे अपने गले से ही लगाए हुए आगे बढ़ने लगता है, पर 4 कदम चलने के बाद ही एल्विस के कदम चलते हुए ही रुक जाते हैं और उसे कुछ होश आता है और वो पीछे पलट कर देखता है जहां पर आंसू खड़ी उन दोनों को ही जाते हुए देख रही थी। उसका चेहरा थोड़ा मायूस सा हो गया था, मगर फिर भी वो शांत सी खड़ी थी। आंसू को देखकर एल्विस धीरे से उसके पास आता है और उसकी तरफ अपना एक हाथ बढ़ाकर बोला, तुम भी चलो हमारे साथ। कोई बात नहीं अंकल, आप भव्य को ले जा सकते हो, मैं मम्मा के साथ घर चली जाऊंगी। वैसे भी मम्मा ने कही थी वो मुझे लेने आ जाएगी, तो अब आप भव्य के साथ चले जाइए, मैं अपनी मम्मा के साथ चली जाऊंगी। आंसू चेहरे पर फीकी सी मुस्कान लाते हुए बोली, कोई बात नहीं, फिर हम बाहर आपकी मम्मा का इंतजार करते हैं। ये कैसा रहेगा? एल्विस खुद ही सिया का हाथ थाम कर बोला। ठीक है अंकल, आंसू कुछ देर सोचकर बोली और वो तीनों गेट से बाहर निकलकर एल्विस की कार के पास पहुंच जाते हैं। अच्छा ये बताओ, तुम दोनों को भूख लगी है क्या? तुम दोनों कुछ खाना चाहते हो? एल्विस उन दोनों को कार के ऊपर बिठाते हुए बोला। मुझे भूख नहीं है, आंसू मना करते हुए बोली। मुझे पिज्जा मिल सकता है? भव्य अपनी आंखों को बड़ा बड़ा कर बोला। मिल तो जाएगा, पर उसके लिए आपको डैडी को किस करना होगा। अगर तुम किस करोगे तो पिज्जा के साथ डैडी तुम्हें शॉपिंग कराने भी ले जाएंगे। वाह शॉपिंग, भव्य खुश होकर बोला और अगले होपल एल्विस के गालों में ढेर सारी किस कर देता है, जिसे पाकर एल्विस काफी ज्यादा खुश हो जाता है और खुद भी अपने बेटे को ढेर सारी किस करने के बाद अपने सीने से लगा लेता है। एल्विस को काफी ज्यादा खुशी हो रही थी इस तरह से अपने बेटे को सालों बाद अपने सीने से लगाने पर, और उसे इस तरह प्यार करने पर एल्विस की आंखें हल्की सी नम हो जाती हैं, मगर वो नमी बाहर नहीं आने देता है। आंसू बस बैठी उन दोनों को देख रही थी। उसे खुशी थी कि उसके भाई को उसके डैडी मिल गए थे, मगर उसे अपने ही भाई से थोड़ी जलन भी हो रही थी। कुछ ही देर में सिया भी आ जाती है। अपनी मम्मा को देखकर आंसू जल्दी से कार से उतरने को होती है और इसी चक्कर में वो जैसे ही गिरने को होती है, ठीक वैसे ही एल्विस जल्दी से उसे संभाल लेता है। संभल कर बेटा, अभी आप गिर जाती तो चोट लग जाती ना, एल्विस थोड़ा सा घबराते हुए बोला। मगर आंसू उसकी बात इग्नोर कर सिया के पास चली जाती हैं, तो सिया भी उसे अपने सीने से लगाकर मुस्कुराते हुए एल्विस की तरफ देखने लगती है। मैं अपने बेटे को ले जाना चाहता हूँ, तो क्या मैं कुछ घंटों के लिए अपने बेटे को अपने साथ ले जाऊं? एल्विस सिया को देखकर बोला।
उसकी बात सुनकर सिया कुछ भी नहीं बोलती है और कुछ सोचने लगती है। भव्य मेरा भी बेटा है और मुझे अपने बेटे से प्यार है। मैं उसे कोई चोट या दर्द नहीं दूंगा। एल्विस सिया की तरफ देखते हुए बोला। भव्य क्या तुम अपने डैडी के साथ जाना चाहते हो? सिया एल्विस की जगह भव्य पूछती है। हाँ मासी, मैं डैडी के साथ जाना चाहता हूँ, तो क्या मैं उनके साथ जा सकता हूँ? भव्य काफी मासूम सा फेस बनाकर बोला। ठीक है, पर जल्दी ही घर आ जाना, नहीं तो मम्मा परेशान हो जाएगी। ठीक है मासी, इतना बोलकर भव्य खुश हो जाता है। जिसके बाद एल्विस भव्य को अपने साथ लेकर चला जाता है और सिया आंसू के साथ घर के लिए निकल जाती है। कुछ समय बाद जब रिया घर लौट कर आती है तो वो काफी ज्यादा परेशान सी लड़की है, क्योंकि सिया ने उसे बता दी थी एल्विस भव्य को साथ लेकर गया है। जिसे सुनकर रिया डर गई थी। वो घर आते ही सिया से नाराज होते हुए बोली, तूने उसे क्यों ले जाने दी? अगर वो भाग गया मेरे बेटे को लेकर तो मैं क्या करूँगी? रिया रोनी सी शक्ल बनाकर बोली। शांत हो जा और ऐसे घबरा नहीं, वो कुछ नहीं करेगा, ना ही वो भव्य को लेकर भागेगा, तो तू ज्यादा सोचना बंद कर। वैसे भी भव्य तेरा अकेले का बेटा नहीं है, वो उसका भी बेटा है और उसने कहा है वो भव्य को लाकर छोड़ देगा। तो वो छोड़ देगा, तू इतना क्यों डर रही है? सिया उसे समझाते हुए बोली। सिया की बात सुनकर रिया थोड़ी सी शांत तो हो जाती है, मगर उसे अभी भी डर था कहीं एल्विस उसके बेटे को उससे छीन न ले। इसी चक्कर में वो बेचैन सी बस सोफे पर बैठ जाती है और एल्विस के आने का इंतजार करती है। उसका मन करता है वो उसे कॉल कर ले और पूछे उसने उसके बेटे को कहाँ पर लेकर गया है, मगर वो पूछ नहीं पाती है। सिया अपनी बहन की परेशानी और डर दोनों को समझ रही थी, इसलिए वो रिया के पास ही बैठकर उसके एक हाथ को अपने हाथ में पकड़कर बैठ जाती है। जिसे ऐसा करते देखकर रिया अपना सर सिया के कंधे पर रख लेती है और परेशान सी बोली, वो भागेगा तो नहीं ना? नहीं भागेगा, तू इतनी फिक्र मत कर, वो भव्य को ले आएगा। क्या तुझे उस पर भरोसा नहीं है? सिया रिया को देखकर बोली। तो पता नहीं, रिया आंखें बंद करते हुए बोली और वो आगे कुछ न बोलकर शांत हो जाती है। सिया घड़ी में समय देखते हुए बोली, अभी तक ये इंसान आया क्यों नहीं? क्या वो कोई गेम खेल रहा है हमारे साथ? उसने इतना सोची ही थी, उतने में ही डोर बेल बजती है, जिसकी आवाज़ सुनकर रिया भागते हुए डोर के पास जाती है और जैसे ही डोर खोलती है उसकी आंखें हैरान होकर फेल सी जाती हैं। एपिसोड 65। शांत हो जा और ऐसे घबरा नहीं, वो कुछ नहीं करेगा, ना ही वो भव्य को लेकर भागेगा, तो तू ज्यादा सोचना बंद कर। वैसे भी भव्य तेरा अकेले का बेटा नहीं है, वो उसका भी बेटा है और उसने कहा है वो भव्य को लाकर छोड़ देगा। तो वो छोड़ देगा, तू इतना क्यों डर रही है? सिया उसे समझाते हुए बोली। सिया की बात सुनकर रिया थोड़ी सी शांत तो हो जाती है, मगर उसे अभी भी डर था कहीं एल्विस उसके बेटे को उससे छीन न ले। इसी चक्कर में वो बेचैन सी बस सोफे पर बैठ जाती है और एल्विस के आने का इंतजार करती है। उसका मन करता है वो उसे कॉल कर ले और पूछे उसने उसके बेटे को कहाँ पर लेकर गया है, मगर वो पूछ नहीं पाती है। सिया अपनी बहन की परेशानी और डर दोनों को समझ रही थी, इसलिए वो रिया के पास ही बैठकर उसके एक हाथ को अपने हाथ में पकड़कर बैठ जाती है। जिसे ऐसा करते देखकर रिया अपना सर सिया के कंधे पर रख लेती है और परेशान सी बोली, वो भागेगा तो नहीं ना? नहीं भागेगा, तू इतनी फिक्र मत कर, वो भव्य को ले आएगा। क्या तुझे उस पर भरोसा नहीं है? सिया रिया को देखकर बोली। पता नहीं, रिया आंखें बंद करते हुए बोली और वो आगे कुछ न बोलकर शांत हो जाती है। तो सिया घड़ी में समय देखते हुए बोली, अभी तक ये इंसान आया क्यों नहीं? क्या वो कोई गेम खेल रहा है हमारे साथ? उसने इतना सोची ही थी, उतने में ही डोर बेल बजती है, जिसकी आवाज़ सुनकर रिया भागते हुए डोर के पास जाती है और जैसे ही डोर खोलती है उसकी आंखें हैरान होकर फेल सी जाती हैं। चलिए अब आगे पढ़ते हैं, क्या हुआ कहानी में आगे। डोर बेल की आवाज़ सुनकर रिया भागते हुए डोर के पास जाती है और जल्दी से डोर खोल देती है, मगर जैसे ही वो डोर खोलती है बाहर का नज़ारा देखकर उसकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह जाती हैं। बाहर एल्विस भव्य को अपनी बाहों में लिए हुए खड़ा था और भव्य भी उसकी गोद में काफी खुश नजर आ रहा था। उसी के साथ उन दोनों के पीछे करीब 4 बॉडीगार्ड अपने हाथों में ढेर सारे शॉपिंग बैग लिए हुए खड़े थे। उन सभी को देखकर रिया की आंखें फटी की फटी रहती है और वो हैरान होकर अपनी जगह पर ही जम सी जाती है। रिया तो अपने होश में भी तब आती है जब उसके कानों में अपने बेटे की प्यार से भरी मीठी प्यारी आवाज पड़ती है, जो बड़े ही प्यार से रिया को देखकर बोला, मम्मा क्या हुआ, आप वैसे क्यों खड़ी हो? क्या आप डैडी और मुझे घर के अंदर नहीं बुलाओगी? इतना बोलकर भव्य उसे ही देखने लगता है।
रिया अपने बेटे की बात सुनकर होश में आती है और धीरे से नजरें चुराते हुए ही साइड हट जाती है, जिसके बाद एल्विस भव्य को अपनी गोद में लिए हुए ही घर के अंदर आने लगता है। जिसे अपने घर के अंदर आते हुए देखकर रिया उसे बीच में ही रोककर बोली, रुको, तुम घर के अंदर नहीं आ सकते हो। वॉट? एल्विस उसे हैरानी से देखते हुए बोला, रिया की बातों का मतलब क्या था? क्या वो नहीं चाहती थी एल्विस उसके घर के अंदर आए? क्या रिया की नज़रों में एल्विस की इतनी भी इज्जत नहीं थी जो वो ये नहीं चाहती थी कि रिया उसके घर के अंदर भी आए? क्या एल्विस उसका पति नहीं है? क्या उन दोनों की 2 बार 2 अलग अलग धर्मों से शादी नहीं हुई थी, जो रिया उसे घर के अंदर तक बुलाना नहीं चाहती थी? एल्विस ये सारी बातों को सोचकर ही अपने मन में दुखी हो रहा था कि उतने में ही उसे एक और प्यारी सी आवाज़ अपने कानों में सुनाई पड़ती है, जो उससे बोली, अंकल पहले जूते तो उतार लीजिए, उसके बाद घर के अंदर आना। मम्मा और मासी दोनों को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं कोई जूते या चप्पल पहनकर घर के अंदर भी आए, इसीलिए पहले जूते उतार दीजिए, उसके बाद घर के अंदर आइए। आंसू वहां पर आकर अपनी एकदम मीठी सी प्यारी आवाज में एल्विस को अपनी चमकती हुई आंखों के साथ ही देखते हुए बड़े ही प्यार से बोली। आंसू की बात सुनकर एल्विस को रियलाइज होता है रिया ने उसे क्यों बाहर ही रोक लिया। ये सोचकर एल्विस के होठों पर मुस्कान आ जाती है और वो भव्य को अपनी गोद से नीचे उतार कर पहले उसके जूते उतार देता है, फिर अपने खुद के भी जूते उतार लेता है, साथ ही वो तो अपने सॉक्स भी उतार लेता है। रिया एक नज़र उसे देखती है और अपना अजीब सा मुंह बनाकर अंदर चली जाती है। एल्विस भी भव्य और आंसू दोनों के ही एक एक हाथ पकड़कर घर के अंदर आता है और बिना किसी के बोले ही वो छोटे से सोफे पर जाकर आराम से बैठ जाता है। देदू, आपको पता भी है आज मैंने ना डैडी के साथ काफ़ी ज़्यादा मस्ती की। मैंने काफ़ी सारी फेवरेट आइसक्रीम और चॉकलेट के साथ काफ़ी सारा अच्छा खाना खाया और डैडी मुझे रोलर कोस्टर में भी लेकर गए थे, जहाँ पर हम ना सबसे बड़े झूले पर राइड्स ली और लास्ट में हमने काफ़ी सारी शॉपिंग भी की। भव्य बस एक के बाद एक बातें बताए जा रहा था और आंसू उसकी सारी बातों को बड़े ही ध्यान से सुने जा रही थी। तभी सारे गार्ड जो बाहर खड़े हुए थे वो सारे ही अपने बॉस की तरह ही अपने जूते को उतार कर घर के अंदर आते हैं और एक एक कर सारे बैग्स और कुछ खाने का सामान जो एल्विस ने लाया था उन सभी को वहां पर रख कर चले जाते हैं। रिया बस आंखें फाड़े उन सारे बैग्स को देख रही थी, क्योंकि वो काफ़ी सारे थे जिन्हें देखकर साफ पता चल रहा था इन बाप बेटों ने कितनी ज़्यादा शॉपिंग की है। उन बैग को देखकर लग रहा था एल्विस ने अपने बेटे के लिए सारा शॉपिंग मॉल ही खरीद दिया था। सिया बस खामोश सी एक तरफ खड़ी इस नज़ारे को देख धीरे से मुस्कुराती है और उन सभी को वहां पर छोड़कर वो वहां से अंदर कमरे में चली जाती है, मगर वो जाने से पहले आंसू को आंख से इशारा करना नहीं भूलती है ताकि वो भी उसके साथ ही अंदर चली जाए और इन 3 लोगों की फैमिली को साथ में कुछ समय एंजॉय करने दे। क्या हुआ मम्मा, आपने मुझे अपने साथ अंदर क्यों बुला लिया? आंसू अपनी चमकती नन्ही मासूम आंखों से सिया को देखकर बोली। यहाँ पर आओ मम्मा के पास, इतना बोलकर वो अपनी बेटी को अपने पास बुला लेती है और उसे माथे पर किसकर अपने सीने से लगाते हुए ही बोली, भव्य पहली बार अपने मम्मा और डैडी के साथ है ना, तो आपको नहीं लगता हमें उन तीनों को अकेला छोड़ देना चाहिए ताकि वो तीनों साथ में मस्ती कर सके? सिया प्यार से अपनी बेटी को समझाते हुए बोली। और मम्मा, आंसू सब समझ गई, इतना बोलकर आंसू भी सिया के गालों में किस करती है और वो दोनों ही माँ बेटी एक दूसरे को हक कर कर आराम से सो जाती हैं। बाहर हॉल में ये सब क्या चल रहा है? इतने सारे बैग और इतनी सारी शॉपिंग, ये सब क्यों? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है या तुम पागल हो गए हो जो मेरे बेटे को इस तरह से अभी से बिगाड़ रहे हो? देखो, तुम आज ये सब दिला कर चले जाओगे मगर कल को भव्य मुझसे जी करेगा और मैं इतना सब कुछ अफोर्ड नहीं कर पाई, तब मैं क्या करूँगी? इसलिए प्लीज़ मेरे बेटे को बिगाड़ना बंद करो। रिया अपने चेहरे को गुस्से में गुब्बारे की तरह फुलाते हुए बोली। हनी, तुम शायद गलत बोल रही हो, इसीलिए मैं तुम्हारी बात को करेक्ट कर देता हूँ। भव्य तुम्हारा नहीं बल्कि हमारा, हम दोनों का ही बेटा है और किसने कहा मैं कल चला जाऊंगा तो तुम ये सब अफोर्ड नहीं कर पाओगी? तुम्हारी जानकारी के लिए मैं ये बता दूँ, भव्य को मैं छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला और अगर मैं गया तो भव्य भी मेरे साथ ही जाएगा, क्योंकि बहुत रह लिया मैंने अपने बेटे से दूर, मगर अब और नहीं, अब मैं जहाँ पर रहूँगा भव्य मेरे साथ ही रहेगा। और थैंक यू सो मच हनी, जो तुमने हमारे बेटे का काफ़ी अच्छी तरह से ध्यान रखा और उसे 4 सालों तक अकेला पाला और अच्छी तरह से परवरिश की और उसे मेरे बारे में सब कुछ बताया, उससे कुछ भी नहीं छुपाया और बड़ा बाला। थैंक यू सो मच, जो तुमने मुझे इतना बड़ा और प्यारा सा बेटा दिया उसके लिए थैंक यू सो मच। मैं जितना भी तुम्हें थैंक्स बोलूँ सब कुछ कम ही होगा।
एल्विस के मन में जो भी आया उसने एक ही सांस में सारी बातें एक साथ ही बोल दिया और वो इतनी सारी बातों को बोलने के बाद काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील कर रहा था। उसे अब काफ़ी अच्छा लग रहा था क्योंकि उसे पता था अकेले औरत का एक बच्चे को जन्म देना और उसे पाल पोस कर बड़ा करना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है, मगर फिर भी उसकी बीवी ने 4 सालों तक अपने बेटी को पाला। एल्विस तो सिया को भी काफ़ी ज़्यादा थैंक्स बोलना चाहता था क्योंकि सिया ने रिया का हर पल हर समय साथ जो दिया और भव्य को भी इतना सारा प्यार दिया। एल्विस की बातों ने रिया को चुप करा दिया था, वो स्पीचलेस हो गई थी और उसे अब समझ नहीं आ रहा था वो अब क्या ही बोले। मम्मा, मासी और दिदू कहाँ गई? डैडी ने हम सब के लिए खाना भी लाया है एक बड़े से होटल से, और देखो तो मम्मा मैंने कितना सारा सामान खरीदा है। भव्य काफ़ी खुश होकर बोला। भव्य की बात सुनकर एल्विस और रिया दोनों को ध्यान आता है सिया और आंसू दोनों है वहाँ पर नहीं है। क्या तुम तीनों ने डिनर कर लिया? एल्विस रिया को देखकर बोला। हाँ, हमने डिनर कर लिया और हमारे डिनर से तुम्हारा का लेना देना है। रिया ने उसे घूरते हुए बोला। लेना देना हूँ, बहुत बड़ा लेना देना है। बिकॉज यू आर माई हनी, और सिया तुम्हारी बहन है तो वो मेरी भी बहन ही हुई ना। एल्विस अपना ही एक अलग रिश्ता जोड़ते हुए बोला। हलवा, रिया गुस्से में बोली। हलवा ये क्या है? क्या ये तुम्हारे होठों की तरह मीठा होता है? एल्विस रिया को प्यार भरी नजरों से देखते हुए बोला। अहम, क्या तुम मेरे बेटे के सामने ही मेरे साथ फ्लर्ट करना चाहते हो? एल्विस रिया हल्का सा शर्माते हुए बोली। भाड़ में जाओ तुम, रिया गुस्से में मुट्ठी बांध कर बोली। तुम अगर साथ दो मेरा तो मैं भाड़ में क्या नर्क में भी तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ। एल्विस मुस्कुराते हुए बोला। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तुम कितने बुरे हो, मैं तुम्हारे साथ कहीं पर भी नहीं जाने वाली, ना ही जाना चाहूंगी। तुम एक नंबर के क्रूअल हार्टेड माफिया हो। तुम्हारे अंदर दिल नाम की कोई चीज भी नहीं है। तुम तो पत्थर दिल इंसान हो, तुम्हारे साथ कौन ही रहना चाहेगा? रिया अपनी अकड़ में एल्विस को देखकर बोली। और रियली हनी? एल्विस अपनी आंखें चढ़ाते हुए बोला। और नहीं तो क्या? रिया वापस गुस्से में मुंह फुलाते हुए बोली। क्या तुम नहीं जानती, सिर्फ अफ्रीकन लड़कियां ही नहीं बल्कि इंडियन लड़कियां भी मेरे पीछे पागल है और वो सभी मुझसे शादी करना चाहती हैं। तो तुम्हें लगता है मेरे साथ होना किसी के लिए पछताने वाली या गिल्टी फील करने वाली बात साबित हो सकती है? एल्विस रिया को अपनी तरफ खींचकर बोला। एल्विस के इस तरह खींचने से रिया अपने आप को संभाल नहीं पाती और वो सीधे जाकर एल्विस की बाहों में गिर जाती है। उसकी इस हरकत पर रिया को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो वैसे ही गुस्से में खुद को उसकी बाहों से अलग करने की कोशिश करते हुए बोली। तुम क्रूअल डेविल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह से खींचने की? मैं इसके लिए तुम्हें अपने घर से बाहर भी फेंक सकती हूँ, समझ में आया तुम्हें? रिया काफ़ी गुस्से में एल्विस के सीने पर पंच बनाकर मारते हुए बोली। एल्विस को रिया की बातों पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आ रहा था, बल्कि उसे तो रिया की बातों और हरकतों दोनों पर ही काफ़ी ज़्यादा हंसी और प्यार दोनों ही एक साथ आ रहा था। अगर कोई एल्विस से पूछे कि क्या उसकी पत्नी 4 सालों में बदल चुकी है तो एल्विस सीना ठोक कर भी ये बोल सकता था, उसकी बीवी बदल चुकी है। 4 साल पहले वो थोड़ी डरी सहमी और रोती ही रहती थी और वो उस समय खुद को कमज़ोर भी समझती थी, मगर अब 4 साल बाद वो पूरी तरह से एकदम बदल सी चुकी है और अब वो पुरानी बाली डरी सहमी रोनी सी रिया नहीं रही थी। और अपनी बीवी को इस तरह से इतना स्टोन देखकर एल्विस को काफ़ी खुशी भी हो रही थी। उन दोनों के बीच पहले तो कभी भी कोई भी नोक-झोंक नहीं हुआ करती थी, मगर अब जब ये लोग इस तरह से एक दूसरे से बातें करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा फनी और क्यूट दोनों ही लगते थे। और अगर इन दोनों को कोई ऐसे देख ले तो उनका पेट हंस हंस कर ही दर्द करने लगे। क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है जो तुम मुझे इस घर से बाहर भी निकाल सको? एल्विस रिया को उकसाते हुए बोला। तुम पागल इंसान, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें अपने घर से बाहर नहीं निकाल सकती? मैं अभी के अभी तुम्हें तुम्हारी कॉलर से पकड़कर बाहर फेंक सकती हूँ, वो भी तुमसे बिना डरे, क्योंकि अब मुझे तुमसे डर नहीं लगता है, ना ही मैं तुमसे डरती हूँ। रिया काफ़ी गुस्से में मगर फनी तरीके से एल्विस से ये सब बोल रही थी और वो ये सब बोलते हुए काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही थी, जिस कारण एल्विस का मन कर रहा था वो अभी के अभी अपनी इस छोटी सी बीबी को पूरी तरह से निगल जाए। तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।